बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब से ऑनवर्ड जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 और 2.10 के लेक्चर्स होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर आप याद रखेंगे तो एंट्री टेस्ट में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इनके रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ हम स्टेशनरी पॉइंट को पढ़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को सीखेंगे कि क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.9 और 2.10 के रिलेटेड लेक्चर्स हैं उनमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बुक के पे जो भी हमारे पास डेफिनेशन है। हम सभी लोग शुरू से ही बचपन से हम देखते आए हैं कि जब भी हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो वो एक पैराबोलिक कर्व में जाके गिरती है। ये हम सभी लोग देखते आए हैं, बचपन से हम देख रहे हैं। तो जो हमारे पास इसका अपवर्ड जाना है इसको हम क्या कहते हैं, ये इंक्रीजिंग है। ये जो हमारा ऊपर जा रहा है बॉल को हम जब थ्रो करते हैं तो उसका जो ऊपर जाना है ये क्या है, इंक्रीजिंग है। फिर हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि एक जगह पे जाके वो रुक जाती है, वो स्टेशनरी हो जाती है और फिर वो डाउनवर्ड आना शुरू कर देती है, तो वो क्या है, वो डिक्रीजिंग है। ये सिंपल इसके बारे में है जी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन की। अगर हमारे पास एक कोई भी फंक्शन दिया गया है, पहले मैं उसके ग्राफ से आपको समझाता हूँ कि उसका ग्राफ किस टाइप का होगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक ग्राफ है जी, फर्ज करें ये हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दिया गया है और मैं कहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है इन एन इंटरवल a टू b। किसी इंटरवल a टू b में यहाँ पे कोई पॉइंट a है, यहाँ पे कोई पॉइंट b है, इन दोनों के दरमियान में ये डिफाइंड है, कहीं पे भी ये अनडिफाइन नहीं हो रहा। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। डिफाइन अनडिफाइन को हम चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। इस पे दो पॉइंट हैं, फ़र्ज़ करें एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ x1 और एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ x2। तो हमें ये पढ़ना आता है, ये x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3 4 यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसी तरह 1 2 3 4 5 ये y अपवर्ड इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो यहाँ से ये बात मैं कह सकता हूँ कि x2 जो है, x2 इज़ ग्रेटर देन x1। ऐसा ही है, बेशक मैंने इनको कोई नाम नहीं दिया, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिया, जस्ट मैंने कहा ये x1 है, ये x2 है। लेकिन हमें पता है, क्योंकि हम इसको पढ़ना जानते हैं, हमें पता है कि ये 0 1 2 3 इस साइड पे x क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो x1 छोटा है, x2 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे x1 की फंक्शनल वैल्यू है, ये हमारे पास x1 की फंक्शनल वैल्यू है जिसे हम f ऑफ x1 कहेंगे अलोंग y एक्सिस। ये हमारे पास पॉइंट है। इसी तरह से फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 ये है f ऑफ x2, हम इसको कहेंगे, इसको हम कहते हैं जी फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2। मतलब y के रिगार्डिंग जो हमें आंसर मिल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1। फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1। तो हम कहेंगे इफ़ फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 वेन एवर x2 इज़ ग्रेटर देन x1, वेन एवर जब भी x2 ग्रेटर देन x1 होगा, फंक्शनल वैल्यू of x2 is greater than functional value of x1, then the function is increasing.
then the function is increasing। जब भी x2 ग्रेटर देन x1 होगा तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 ग्रेटर देन हो फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 के वेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह से एक और ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास ग्राफ है जो कि डिफाइंड है इन एन इंटरवल a टू b। इसमें भी हम एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है x2। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि x2 जो है ये ग्रेटर है x1 से, x2 इज़ ग्रेटर देन x1 देख रहे हैं हम। लेकिन अब अगर हम इसकी फंक्शनल वैल्यू को डिस्कस करें तो x1 की फंक्शनल वैल्यू क्या है, ये हमारे पास x1 की फंक्शनल वैल्यू है, हम इसको लिखेंगे f ऑफ x1, और ये हमारे पास x2 की फंक्शनल वैल्यू है, इसे हम लिखेंगे f ऑफ x2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1, फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 छोटी है फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 से, वेन एवर x2 इज़ ग्रेटर देन x1, वेन एवर x2 is greater than x1, then the function is decreasing, then the function is decreasing। अब इसे एक और तरह से भी हम रिपीट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 इज़ ग्रेटर देन 2, मैंने इसको 4 का है, इसको 2 का है। ये फंक्शनल वैल्यू है, 2 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू फ़र्ज़ कर लें 5 आ रही है, और x1 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू 5 आ रही है, और x2 पे इसकी फंक्शनल वैल्यू 8 आ रही है। तो फंक्शनल वैल्यू, इफ़ फंक्शनल वैल्यू ऑफ f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन फंक्शनल वैल्यू ऑफ f ऑफ x1, वेन एवर x2 इज़ ग्रेटर देन x1, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह से x2 इज़ ग्रेटर देन x1, ये बात वही है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू ऑफ x2 छोटी है फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 से, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। अब डेफिनेशन बुक वाला क्या करता है, बुक वाला भी यही डेफिनेशन कर रहा है, लेट f बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल a b एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a b, लेट अ फंक्शन f of x is defined in an interval a b and let x1 x2 belongs to that interval a b, then f is increasing on an interval a b if functional value of x2 is greater than functional value of x1 whenever x2 is greater than x1। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन कर रहा है, f is decreasing on an interval a b if functional value of x2 is less than functional value of x1 whenever x2 is greater than x1। क्लियर। अब इसको और भी अगर हम सादा कर लें तो हम डेरिवेटिव्स को पढ़ के आए हैं। अगर इफ फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 then function is increasing, and if f dash of x first derivative is less than 0 then function is decreasing। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को सॉल्व करने के लिए हमें ये हेल्पफुल होगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 2.9 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है पेज नंबर 107 पे एंड पे लिखी हुई है। एनी पॉइंट वेयर f इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, एनी पॉइंट वेयर f
यानी कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग is called a stationary point and f dash of x first derivative is equals to 0। जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो तो क्या कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट, उसने लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। अगेन मैं वही एग्जांपल रिपीट करता हूँ कि हमने बॉल को ऊपर अपवर्ड फेंका, तो जब वो अपवर्ड जा रही है तो इंक्रीजिंग है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जब वो एक जगह पे स्टेशनरी, पहले वो रुकेगी, हम ये फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं कि पहले वो स्टेशनरी होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। उस पॉइंट पे ना ही वो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, बल्कि क्या है, रुकी हुई है, स्टेशनरी है, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है। स्टेशनरी पॉइंट आपको काफ़ी जगह पे यूज़ होगा, इसलिए इसको याद रखना है आपने। फिर उसने डाउनवर्ड आना शुरू किया तो वो डिक्रीजिंग हो गई, मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया। अब हम किसके साथ बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ हम चल रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 है डिक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू 0 है तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बल्कि क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको? वेरी गुड, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नहीं है, तो उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो अब हम डिफाइन करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को। क्रिटिकल पॉइंट, बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पेज नंबर 108 एंड पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं डेफिनेशन यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ। इफ C बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F, इफ C कोई पॉइंट है बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F एंड F डैश ऑफ C एंड F डैश ऑफ C इज इक्वल्स टू 0, उस पॉइंट पे जो उसका डेरिवेटिव है वो 0 हो जाता है। और ये पहली कंडीशन थी, F डैश ऑफ C, F डैश ऑफ C डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन द नंबर C इज कॉल्ड, देन the number C is called a critical value for F, called a critical value for F, while the point C F of C, यानी कि फंक्शन उस पॉइंट पे C, जैसे हमने कहा था x1 और फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1, तो C F of C मतलब ये y को रिप्रेजेंट करता है ऑन द ग्राफ ऑफ F, ऑन द ग्राफ ऑफ F is named as a critical point, named as a critical point। इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इफ C बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F, C फंक्शन की डोमेन में से, जैसे मैं कह लूँ x1 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ F एंड F डैश ऑफ C, उस पॉइंट पे जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 हो जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है
कि वो स्टेशनरी हो जाए, जैसे ही हमने बॉल को अपवर्ड फेंका तो एक जगह पे जाके वो रुक गई, उस पॉइंट पे वो डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। ये इसकी पहली कंडीशन है। इसका मतलब है कि स्टेशनरी पॉइंट की कंडीशन भी यही है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो, और क्रिटिकल पॉइंट की भी वही है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वही बात है जो स्टेशनरी पॉइंट वाली है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे जो कि बुक पे नहीं लिखा हुआ, नोट, एवरी स्टेशनरी पॉइंट, every stationary point is a critical point। क्यों मैंने ये बात क्यों लिखवाई है, एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इसकी जो क्रिटिकल पॉइंट की दो कंडीशन हैं, दोनों में से एक फुलफिल होगी, दोनों एट ए टाइम फुलफिल नहीं होंगी, दोनों में से एक फुलफिल होगी। अगर ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये वही कंडीशन है जो स्टेशनरी पॉइंट की भी कंडीशन है। इसीलिए मैंने कहा है कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लिखने लगा हूं, बट एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट। हर जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्रिटिकल पॉइंट भी स्टेशनरी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है। ये हमारी बात यहाँ पे हो गई कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। बट अगर दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, अब ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? अगेन हम बुक की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 109 पे आपको एग्जांपल दी गई है एक्स मॉड की। एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। यहाँ पे क्या है कि एक्स मॉड का जो डेरिवेटिव है वो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को लिख लें, इस बात को याद कर लें। ये 2 साल पहले भी ये MCQ पेपर में आ चुका है कि एब्सोल्यूट फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है? एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ होता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये इस तरह से ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास एक शार्प एज बन रहा होता है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, और जहाँ पे भी शार्प एज बनेगा, जहाँ पे भी शार्प एज बनेगा वहाँ पे कभी भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये आज आपने एक नई चीज़ सीखी है। जब भी आपसे कहा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो डेरिवेटिव पूछ रहा है। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, डेरिवेटिव पूछ रहा है। और यहाँ पे जहाँ ये हमारे पास एक्स मॉड का ग्राफ है, ये इस तरह से होता है, इसने भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये जब भी जहाँ पे शार्प एज बनेगा वहाँ पे कभी भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये कहाँ पे बन रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। तो इस पॉइंट पे एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट को आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे क्या नहीं ड्रॉ कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है? देन द नंबर सी इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू फॉर एफ वाइल द पॉइंट सी एफ ऑफ सी ऑन द ग्राफ ऑफ एफ इज नेम्ड एज द क्रिटिकल पॉइंट। दोनों बातें क्लियर हो गई। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है, 0 है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और 0 है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहेंगे। और डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब ग्राफ में शार्प एज बनता है।
हम वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जहाँ पे भी शार्प एज बनेगा, यहाँ पे इसने दूसरी एग्जांपल भी ली हुई है, उसमें देखें 0,2 हमारे पास पॉइंट है ग्राफ में, आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका जो है शार्प एज बन रहा है, वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए आज की ऑब्जेक्टिव्स थी। पहली बात हमने ये सीखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या थी, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना ही फंक्शन इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट देखा, क्रिटिकल पॉइंट की 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक आएगी, दोनों कभी नहीं आएंगी, दोनों में से कोई एक आएगी। पहली कंडीशन क्या है, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इस केस में ये दोनों सेम है, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट दोनों सेम है, इसलिए मैंने लिखवाया कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड वाला केस आ रहा है कि फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, उसे हम स्टेशनरी पॉइंट नहीं कहेंगे। डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट नहीं करता वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास ग्राफ में शार्प एज बनेगा तो वहाँ पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। और डेरिवेटिव क्या है, ये हमने एक नई चीज़ सीखी यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब भी आपसे कहा जाए क्वेश्चन में, एंटी टेस्ट में वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन करता है, दी स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं किसी भी फंक्शन का, जैसे वो कह सकता है जी स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं साइन एक्स का। इसका मतलब क्या है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब भी आज हमने सीखा कि क्या है, उसका मतलब डेरिवेटिव है। क्लियर। तो यहाँ तक ये हमारे पास था इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। अब हम इनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन है, आइए उनको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो आपसे कहता है डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। उसने साथ डोमेन भी दी हुई है, इंटरवल भी आपको दिया गया है, और उसमें वो आपसे कहता है कि बताएं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंटरवल को हम चैप्टर नंबर 1 में जब हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं, इंटरवल को हमने सीखा था। मैंने आपको एक लेक्चर भी दिया था जिसमें मैंने आपको इंटरवल के बारे में बताया था कि इंटरवल को हम कैसे समझते हैं, उसमें हम सारी चीज़ें ये डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.9 प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन the intervals in which f is increasing, function is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। फर्स्ट पार्ट है जी, f of x is equals to sin x where x belongs to माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई। क्लियर। अब सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर हमने फाइंड करना है तो हम क्या लेते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x f डैश ऑफ x, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है cos x, इसके डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। एक्सरसाइज 2.5 से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को पढ़ा था। यहाँ तक तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसका क्या लिया है, डेरिवेटिव लिया है। अब हमने देखना है कि ये डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कहाँ कहाँ पे 0 है।
अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना होता है, हमें स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने होते हैं, लेकिन ये आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, एक टेबल बनाना है, इसमें आपने लिखना है x की वैल्यूज़ जो कि आपको इस इंटरवल से लेनी है, और यहाँ पे आपको लिखना है f डैश ऑफ x इक्वल्स टू कॉज x, फर्स्ट डेरिवेटिव का बिहेवियर उन वैल्यूज़ पे। सबसे पहले वैल्यू है माइनस पाई, मतलब -180 हमारे पास वैल्यू है। फिर हम ले लेते हैं -π/2 ले लेते हैं, फिर हम 0 ले लेते हैं, π/2 पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, और फिर हम पॉजिटिव पाई ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया, उस इंटरवल को छोटे छोटे हिस्से कर दिए, उसको मज़ीद ब्रेक कर दिया। अब करने का मकसद क्या था, करने का मकसद ये था हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पे ये 0 होगा, वहाँ से हमें मेन चीज़ें, मेन हमारा इंटरवल पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, अभी देखें cos π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, ये आप सबको पता है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हमने इसको। ऐसे ही है π/2 -π/2 पे भी 0 और π/2 पे भी 0। ये बात जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मुझे पता लगी कि π/2 और -π/2 पे ये 0 होगा, इसलिए मैंने इस वो जो पॉइंट है जहाँ पे ये स्टेशनरी हो रहा है, जहाँ पे ये 0 हो रहा है, वो आपने यहाँ पे लाजमी शामिल करने हैं। -π कॉज -π पे क्या होगा, कॉस पाई पे क्या होता है -1, और एंगल को वो क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 9 में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि कॉस का एंगल अगर नेगेटिव हो तो उसको क्या करता है, पॉजिटिव। जब मैं इसमें -π पुट करूँगा तो कॉस उसको पॉजिटिव करके पाई पे आंसर देगा, वो क्या होगा -1। -1 से 0 मतलब नेगेटिव से हम 0 पॉजिटिव वाली साइड पे, ये सारे के सारे 0 होने से पहले सारे के सारे आंसर क्या होंगे बताएं, नेगेटिव होंगे। वेरी गुड। 0 पे कॉस क्या आंसर देता है 1, -π/2 पे तो हम चेक कर चुके हैं कि 0 है, इसी तरह से π/2 पे 0 है, और कॉस पाई पे 180 पे जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये -1 है। क्लियर। अब आपकी आसानी के लिए ये वैसे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ना ही आपने इसको पेपर में ड्रॉ करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। ये हमारे पास 0 आ गया, ये आ गया जी -π/2, ये आ गया -π, ये आ गया जी +π/2, और ये आ गया जी +π। यही हमने किया ना, -π, -π/2, 0, π/2 एंड π। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास, हम इसको ले लेते हैं जी +1, और ये हम ले लेते हैं जी -1। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा जी π/2 पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा। फिर 0 से जब 0 तक जा रहा है तो ये क्या है, 1 हो रहा है। फिर π/2 पे आके क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, देखें यहाँ पे। और फिर पाई तक जाते हुए ये क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला -π से -π पे ये -1 आंसर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, -π शामिल नहीं है। ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपको समझाने के लिए बनाया है, ये इसका हिस्सा नहीं है, ना ही आपने इसके सॉल्यूशन में लेके आना है इसको। आपको सिर्फ ये टेबल समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है। -π से -π/2 तक सारी की सारी वैल्यू बिलो द एक्स एक्सिस है, मतलब नेगेटिव हैं। अगर वो ये किसकी हैं, ये भी देखें, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। फिर -π/2 से लेकर +π/2 तक ये सारी अबव द एक्स एक्सिस हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे क्या होंगे, इंक्रीजिंग होंगे। और अगेन π/2 से पाई तक वैल्यूज़ क्या हैं, बिलो द एक्स एक्सिस हैं, तो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और अगर हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएं तो क्या होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है।
आपने सिर्फ टेबल बनाना है और टेबल में मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पे वो ज़ीरो हो रहा होगा स्टेशनरी पॉइंट हमें लाजमी चाहिए। अगर हम स्टेशनरी पॉइंट इस टेबल में नहीं लेके आते तो हम अपने इंटरवल को ब्रेक नहीं कर सकेंगे। बात समझ आई? अगर हम स्टेशनरी पॉइंट नहीं लेके आते तो हम अपने इंटरवल को ब्रेक नहीं कर सकेंगे। अब देखें यहाँ से मैं इजीली इसको लिख सकता हूँ एज एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ना ही माइनस पाई बाय 2 शामिल है ना ही प्लस पाई बाय 2 शामिल है। इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी शामिल हैं और उनमें ये क्या है, पॉजिटिव है। ग्राफ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द फंक्शन इज increasing in the interval माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। हम बुक को भी देख लेते हैं कि बुक ने इसको किस तरह से लिखा है, बुक की वर्डिंग क्या है, ताकि हमारी वर्डिंग उससे कोई डिफर ना कर रही हो बुक से। जी, बुक ने लिखा है एफ इज़ इंक्रीजिंग, सिंपल उसने ये लिखा है एफ इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय प्लस पाई बाय 2। मैंने इसको डिटेल में लिख दिया है कि एज, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है इन दैट इंटरवल, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। एंड सेकेंड वाला हम लिखेंगे एज फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब हमारे पास दो इंटरवल हैं, कौन कौन से, माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 2, एंड दूसरा कौन सा है, इसको हम यूनियन में भी लिख सकते हैं, एंड डाल के भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2 से प्लस पाई। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये पहले लिखे ये बाद में। इसी तरह ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, आप एंड लिखें। या बुक वाले को देख लेते हैं कि बुक ने यूनियन के साथ लिखा है या उसने भी एंड डाल के लिखा है। हम बुक को फॉलो कर लेते हैं, एंड ही उसने भी लिखा है तो हम भी एंड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग in the interval, दो इंटरवल हैं जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस पाई टू पाई माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू पाई। इन दोनों इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल। आपने फंक्शन लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने जो गिवन आपको इंटरवल दिया गया होगा उसको ब्रेक कर लेना है छोटे छोटे इंटरवल में। और इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्टेशनरी पॉइंट लाजमी लिखें, जहाँ पे वो 0 हो रहा हो वो आप लाजमी लिखें। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा 0 पे आपको हमेशा ब्रेक करना है, आपने इंटरवल जो है वो हमेशा 0 पे ब्रेक करना है। यहाँ पे क्योंकि 2 दफ़ा हो रहा था इसलिए मैंने 2 दफ़ा लिखा है, वरना जो बाकी पार्ट है उनमें एक एक दफ़ा ही हो रहा है। तो आपका ब्रेक करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे, ये देखें -1 से 0 तक ये सारी नेगेटिव वैल्यू हैं, 0 से -1 तक ये सारी नेगेटिव वैल्यू हैं, और ये 0 से इस 0 तक सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं। ग्राफ आपको इसलिए बताया ताकि आपको इसकी इजीली समझ आ सके। क्लियर, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। मैं इसका 4th पार्ट करता हूँ, बाकी जो 2nd और 3rd पार्ट है इजी हैं, वो आपने खुद से होमवर्क करने हैं, आपके लिए होमवर्क हैं। आइए इसका 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, इसका 4th पार्ट है f of x is equals to x square plus 3x प्लस 2, और इंटरवल है x बिलोंग्स टू -4 to 1। ठीक है जी। अब सिंपली हम क्या करेंगे जी, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। f of x इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट आपने फाइंड करना है। ये भी इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू -3x इक्वल्स टू -3/2। अगर आपको नहीं समझ आता कि इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा तो इस तरह से फाइंड कर लें, ताकि आपने क्या करना है वहाँ पे वो पॉइंट उसमें लाजमी शामिल करना है ग्राफ में। जब आप इसका ग्राफ बनाएं तो वो पॉइंट लाजमी शामिल करें। ये हमारे पास x की वैल्यू एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव -4 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हम ग्राफ बनाना, ये टेबल बनाना हम सीख चुके हैं पहले ऑलरेडी, हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है। हम इसको शामिल करेंगे। फिर हम ले लेंगे जी -3 ले लेते हैं, इससे छोटी वैल्यू है, -2 ले लेते हैं, -3/2 स्टेशनरी पॉइंट वाली वैल्यू लाजमी शामिल करनी है। 1.5 है, -2 से बड़ी वैल्यू है। फिर हम -1 ले लेते हैं जी, फिर 0 ले लेते हैं एंड 1। ये हम 1 भी इसमें शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है, लेकिन 1 पे हम चेक करेंगे इसका बिहेवियर क्या होगा। जब हम इसमें -4 पुट करेंगे, -4 -8 प्लस 3, तो क्या बचेगा जी, माइनस का 5 बचेगा, -3, 3 2 ज़ा 6, -6 प्लस 3, -3 बचेगा, -2 पुट करेंगे, -4 प्लस 3, -1, -3/2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब 0 पे आके इसका बिहेवियर चेंज हो गया, -4 से -3/2 तक आंसर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। -1 पुट करें, -2 प्लस 3, प्लस का 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो +3 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे 3 + 2 5 आंसर आएगा। ये सारी पॉजिटिव आ रही हैं। तो देखें टेबल बनाने से हमें बहुत इजीली इसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कौन से हैं, -3/2 से -3/2 मैंने ओपन इंटरवल में रखा है क्योंकि वहाँ पे 0 हो रहा है, वो हम शामिल नहीं कर सकते। कहाँ तक, 1 तक। ये 1 भी इसमें शामिल नहीं है, वो हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सारे की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर देन 0 हैं। तो हम लिखेंगे सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग in the interval -3/2 से 1। इस इंटरवल में वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है। और दूसरा लिखेंगे एज एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 इन द इंटरवल। अब टेबल में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है किस इंटरवल में, -4 से लेकर -3/2। ना ही -4 शामिल है और ना ही -3/2 शामिल है, क्योंकि वहाँ पे 0 हो रहा है। 0 ना ही हमें बताता है कि ये पॉजिटिव है, ना ही हमें बताता है नेगेटिव है, इसलिए हम 0, जहाँ पे 0 हो रहा होता है वो पॉइंट लाजमी लेते हैं। सो दी फंक्शन, बल्कि 0 जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव में तमीज़ करता है, इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -4 to -3/2। इस इंटरवल में वो क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना हमने आज के लेक्चर में सीखा है। क्लियर। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।